अब आप सोच रहे होंगे, यूएझी से कुषाण बनने का प्रोसेस तो समझ आ गया, पर ये इंडिया तक कैसे पहुंचे? कौन कौन सी जगहों से गुजरे और क्या क्या हुआ इस सफर में? इस पूरे जर्नी की शुरुआत होती है बैक्ट्रिया से, जो आज के अफगानिस्तान में है। बैक्ट्रिया उस वक्त कोई कमजोर इलाका नहीं था। वहां ग्रीक रूलर्स का कंट्रोल था, जिन्हें हम इंडो ग्रीक्स कहते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद कई ग्रीक जनरल्स ने सेंट्रल एशिया के हिस्सों पर कंट्रोल कर लिया था और बैक्ट्रिया उनमें से एक था। लेकिन कुशन लीडर्स, खासकर कुजुला कडफिसेस, ने मिलिट्री और स्ट्रैटेजी दोनों में डोमिनेंस दिखाना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने ग्रीक रूलर्स को पीछे धकेलना शुरू किया और पूरा बैक्ट्रिया कब्जा लिया। अब ये सिर्फ एक टेरिटोरियल जीत नहीं थी, ये एक सिंबॉलिक जीत थी, क्योंकि पहली बार कोई सेंट्रल एशियन ट्राइब जिसने खुद डिस्प्लेसमेंट झेला था, अब ग्रेको बैक्ट्रियन जैसी पुरानी और डेवलप्ड सत्ता को हटा रही थी। बैक्ट्रिया पर कंट्रोल मिलते ही कुशन्स के पास एक लॉन्च पैड बन गया आगे बढ़ने का, और अब बारी थी उस चैलेंज की जिसे पार करना आसान नहीं था, हिंदुकुश। हिंदुकुश वो पहाड़ी रेंज है जो सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया को अलग करती है। इससे गुजरना सिर्फ जियोग्राफिकल चैलेंज नहीं था, बल्कि क्लाइमेट, लॉजिस्टिक्स और सर्वाइवल के लिहाज से भी बहुत टफ था। लेकिन कुशन्स तैयार थे। उन्होंने हिंदुकुश पार किया और यहीं से उनका असली इंटरैक्शन भारत से शुरू होता है। लेकिन यहाँ कोई वेलकम पार्टी नहीं थी। इस रीजन में पहले से ही कई पावर्स थीं, जैसे इंडो ग्रीक, इंडो सिथियन और इंडो पार्टियंस। हर एक पावर का अपना हिस्ट्री, आर्मी और रीजनल डोमिनेंस था। इंडो ग्रीक्स अब इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में बचे हुए थे। इंडो साइथियंस यानी शकों ने वेस्टर्न इंडिया के कुछ हिस्सों पर कंट्रोल बना रखा था, और इंडो पार्थियंस यानी पार्थियन मूल के रूलर्स कुछ समय के लिए नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स में एक्टिव थे। कुषाणों को आगे बढ़ने के लिए इन सबको फेस करना था, कभी सीधा युद्ध, कभी अलायंसेस और कभी धोखे से। लेकिन कुशन्स ने हर एक कंपेटिटर को धीरे धीरे न्यूट्रलाइज किया, और इस तरह स्टेप बाय स्टेप उन्होंने खुद को सिर्फ एक माइग्रेटिंग ट्राइब से आगे बढ़ाकर साउथ एशिया की एक नई पावर बना लिया। जब कुजुला कडफिसेस ने एक मजबूत फाउंडेशन तैयार कर दी, तो उसके बाद बारी आई उनके बेटे की, विमा कडफिसेस, वीमा कडफिसेस। अब विमा सिर्फ टेरिटोरियल एक्सपेंशन में रुचि नहीं रखता था, उसके पास एक विजन था एम्पायर बिल्डिंग का। उसने न सिर्फ बैक्ट्रिया और हिंदुकुश को कंसोलिडेट किया, बल्कि धीरे धीरे साउथ ईस्ट की तरफ बढ़ना शुरू किया, यानी इंडिया के भीतर। और यहां से एक नया स्टेज शुरू होता है, जहां कुशन पावर सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि गंगा घाटी तक पहुंचती है। गंगा घाटी यानी इंडिया का सबसे फर्टाइल, रिच और पॉलिटिकली क्रूशियल रीजन। विमा कडफिसेस ने इस एरिया में न सिर्फ मिलिट्री प्रेजेंस बनाई, बल्कि ट्रेड, करेंसी और एडमिनिस्ट्रेशन भी डेवलप करना शुरू किया। इसी दौरान आपको कुशन कॉइन्स मिलते हैं, जिन पर सोने के इस्तेमाल के साथ साथ इंडियन गॉड्स और ग्रीक सिंबल्स दोनों नजर आते हैं, जो बताता है कि अब ये सिर्फ घुमंतु लुटेरे नहीं थे, बल्कि फुल फ्लेज्ड रूलर्स बन चुके थे। और फिर आता है वो नाम जिसने इस पूरे एम्पायर को पीक तक पहुंचाया, कनिष्क। अगर विमा ने एक्सपेंशन किया था, तो कनिष्क ने ट्रांसफॉर्मेशन किया। कनिष्क सिर्फ एक वॉरियर नहीं था, वो एक विजनरी था, एक स्ट्रैटेजिस्ट था, और शायद सबसे बड़ी बात, एक कल्चरल इंटीग्रेटर था। उसने ना सिर्फ युद्धों से जीत हासिल की, बल्कि बुद्ध धर्म को सपोर्ट करके इंडिया और सेंट्रल एशिया दोनों को एक शेयर्ड कल्चरल आइडेंटिटी दी। कनिष्क के टाइम पर कुषाण एम्पायर इतना फैल गया था कि एक तरफ चाइना के बॉर्डर तक पहुंच गया और दूसरी तरफ मध्य भारत में गंगा के किनारे तक। उसने सिल्क रूट को रिवाइव किया, इंडिया को सेंट्रल एशिया से जोड़ा और बुद्धिस्ट मिशनरीज को पूरे एशिया में फैलने का रास्ता दिया। उसने एक ऐसे एम्पायर को लीड किया जहां ग्रीक, पर्शियन, इंडियन और सेंट्रल एशियन कल्चर्स एक साथ थ्राइव कर रहे थे, जिसे आज हम इंडो कुशन सिंक्रेटिज्म कहते हैं। कनिष्क का राज्य सिर्फ तलवार से नहीं, माइंडसेट से भी चला, और इसी माइंडसेट ने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। तो अभी तक हमने देखा कैसे एक पलायन करते हुए ट्राइब ने धीरे धीरे एक एम्पायर खड़ा किया और फिर भारत के इतिहास में अपनी एक अलग जगह बना ली। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पार्ट 3 में हम देखेंगे जब ये आउटसाइडर रूलर्स सिर्फ टेरिटोरी नहीं लेते, बल्कि कल्चर, रिलीजन और ट्रेड को भी परमानेंटली बदल देते हैं। कैसे उनके कॉइन्स, उनके मॉन्यूमेंट्स और उनके डिसीजंस ने भारत को एक नया मोड़ दिया। अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब कर लो ताकि अगला पार्ट मिस ना हो, और कमेंट में बताओ क्या आपको लगता है कि ये लोग लुटेरे थे या बदलते भारत के कंट्रीब्यूटर्स। और हाँ, अगर किसी दोस्त को हिस्ट्री में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो उसके साथ शेयर भी कर देना। चलो पार्ट 3 में मिलते हैं, वहीं से जहां कहानी रुकी थी।